हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ जो कि हमने परसों पढ़ा था, डे फॉर यस्टरडे, एंड इट्स अबाउट दी के यूएसए के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, फॉरेन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह, वो इंडिया की विजिट पर रहेंगे ऑन द डे ऑफ थर्सडे बिफोर द विजिट ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लैवरोव। और कल मुलाकात हुई उनके इंडिया के काउंटर पार्ट, इंडिया के नेशनल फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से। ओके, एंड एक स्टेटमेंट आया एनएसी की तरफ से, डेप्यूटी एनएसी की तरफ से, यूएस के डेप्यूटी एनएसी की तरफ से, एंड दैट्स अबाउट कि देखो, जो भी नेशन रशिया के साथ लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन करता है या फिर ऐसा पेमेंट मैकेनिज्म बनाता है जिससे सैंक्शंस सरकमवेंट हो सकते हैं, तो उस कंट्री को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ये चीज उन्होंने बोल दी है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया है कि रशिया के साथ अगर आप टाइज नॉर्मल रखते हो, अगर आप रशिया के साथ सैंक्शंस को सरकमवेंट करते हो, कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म बनाकर, या फिर आप अगर लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ये चीज उन्होंने बोल दिया है। और आज जो है, आज सर्जियो लैवरोव इंडिया की विजिट पर रहेंगे, एंड आज उनकी मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से होगी। एंड दे विल टॉक ऑन 3 to 4 इश्यूज। द फर्स्ट इशू इज अबाउट कि वो बताएंगे, सर्जियो लैवरोव विल गिव द ब्रीफ अबाउट द वॉर दैट इज हैपनिंग इन द यूक्रेन। पीस टॉक को लेकर बात करेंगे, डिफेंस सप्लाईज को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी इंडिया ने रशिया के साथ डील करी थी बिफोर द वॉर अबाउट द S-400 डिफेंस सिस्टम एंड असॉल्ट राइफल को लेकर, एंड उसको लेकर है, एंड अबाउट द अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर होगी। ओके, ये बातें हो रही हैं। तो जब मीडिया ने क्वेश्चन पूछा डेप्यूटी एनएस से, जो अभी इंडिया की विजिट पर है, कि आप हमें ये बताओ, अगर मान के चलो इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो गए रशिया के साथ, तो क्वाड को लेकर क्या असर होगा, क्वाड पे क्या असर होने वाला है। इस चीज पर डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह, उनका कहना था कि क्वाड को लेकर हमारा शेयर्ड रिकॉग्निशन है, एंड वो एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जिससे हम चाइना के थ्रेट को हम हटा सके, एंड विल मेक द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ फ्री, ओपन एंड सिक्योर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्वाड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है, डायरेक्टली उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि क्वाड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बट हिल से, क्योंकि देखो क्वाड हमारा शेयर्ड रिकॉग्निशन है, उसका जो बनने का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हम चाइना के थ्रेट को हटा सकें और इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री कर सकें, सिक्योर कर सकें एंड ओपन रख सकें। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो कल होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया है ना, और होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर की तरफ से यह आया कि 3 स्टेट्स, असम, मणिपुर एंड नागालैंड, इन 3 स्टेट से कुछ एरियाज जो हैं वो आसफा के अंडर से फ्री हो जाएंगे। आसफा क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, विच गिव्स द स्पेशल पावर टू द इंडियन मिलिट्री, या वी कैन से दैट इंडियन आर्मी, जहां पर वो अपना ज्यूरिडिक्शन एप्लीकेबल करा सकती हैं। देखो, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर किसके कंट्रोल में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब पुलिस देखता है। लेकिन जहां जहां आसपा लगा होता है ना, जिन जिन एरियाज पे, जरूरी नहीं है कि पूरे स्टेट पे लगाओ, कुछ कुछ एरियाज में लगा होता है। जैसे कि अगर नागालैंड जाओगे, असम जाओगे, तो असम पूरे पूरे असम में आसपा नहीं लगा हुआ है। कुछ एरियाज जहां उनको लगता है ये डिस्टर्ब एरिया है, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री क्या करती है? उन स्टेट के डिस्टर्ब एरिया की लिस्ट बनाती है और उन डिस्टर्ब एरियाज पर आसपा लगा देती है। अब आसपा में होता क्या है कि जो मिलिट्री है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका उनके पास ज्यादा पावर होती है, उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना विदाउट एनी एफआईआर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं कितने समय के लिए भी। तो मतलब यहां पर फंडामेंटल ब्रीच को बेसिकली सरकमवेंट किया जा सकता है उन एरियाज में, अगर आसपा लगा हुआ है तो। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने कमेटी सेटअप करी थी 26 दिसंबर, एंड कमिटी इज अबाउट कि आसफा विड्रॉ कर देना चाहिए इन सम एरियाज इन नागालैंड, मणिपुर एंड असम। इस चीज को लेकर कमेटी की रिपोर्ट आई, और कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन मानते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो हैं, जो कि आसपा की लिस्ट में थे, इन दी असम, मणिपुर एंड नागालैंड, हमने उनको
रिड्यूस कर दिया है, ये चीज बताया गया। पूरा तरीके से नहीं हटा। असम में एक डिस्ट्रिक्ट, असम में पूरे पूरे स्टेट से आ चुका है, बस एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पार्शली लगा हुआ है। असम में पूरी तरीके से नहीं हटा। नागालैंड में क्या हुआ, नागालैंड में अराउंड अभी भी 57 पुलिस स्टेशन हैं इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर आसफा लगा हुआ है। बाकी 15 पुलिस स्टेशन को फ्री कर दिया फ्रॉम दी आसफा, रिमूव कर दिया। ओके, ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर, या सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन तमिलनाडु वानियार क्षत्रियास कोटा है क्या? देखो, तमिलनाडु एक बिल लेके आई थी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड द बिल इज अबाउट कि भाई तमिलनाडु स्टेट का जो रिजर्वेशन है फॉर द मोस्ट बैकवर्ड क्लास और टू दी डी नोटिफाइड क्लास, इट्स अबाउट 20%। ठीक है, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास एंड डी नोटिफाइड क्लास को हम लोग 20% रिजर्वेशन देते हैं, और इस 20% में से 10.5%, ठीक है, 10.5% का मतलब कि 20% को अगर हम डिवाइड करें तो 10.5% जो रिजर्वेशन होगा ना, वो वानियार क्षत्रियास के लिए होगा। बाकी रिमेनिंग जो 9.5% बच रहा है उसमें अदर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज को इंक्लूड किया जाएगा, उनको 9.5 के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी 10.5 रिजर्वेशन जो है ना, वो वानियर क्षत्रियास के लिए रिजर्व होने वाला है। तो इट्स मींस इट्स एन इंटरनल रिजर्वेशन, मतलब ओवरऑल 20% देखा जाए तो 20% देखा जाए तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए है, मोस्ट बैकवर्ड एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए है। लेकिन उस 20% का 50% से भी ज्यादा रिजर्वेशन किसके पास जा रहा है? वानिया क्षत्रियास के पास 10.5%। रिमेनिंग 9.5 बचता है अदर कम्युनिटीज के लिए। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया वानिया क्षत्रिया का रिजर्वेशन, मतलब इंटरनल रिजर्वेशन को स्टक डाउन कर दिया। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि आप खुद सोचो अभी टोटल मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज कितनी है, इंक्लूडिंग आपका वानिया क्षत्रियास 116 मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, और 116 कम्युनिटीज के लिए आप रिजर्वेशन कितना दे रहे हैं? 20%। अब मान के चलो सिर्फ आपने एक कम्युनिटी के लिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए वानिया क्षत्रियास के लिए आपने सिर्फ 10.5 मतलब 50% से भी ज्यादा रिजर्वेशन उस कम्युनिटी के लिए अगर आपने रिजर्व करके रख दिया, तो रिमेनिंग 115 मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को 115 कम्युनिटीज के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज ब्रीच होने वाले हैं। ये चीज उन्होंने बोला है, उनके इक्वलिटी, उनके साथ जो प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन वो ब्रीच होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा वो ब्रीच हो जाएगा। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और बोल दिया कि भैया सिंगल कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रखना 50% से ज्यादा वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई सब्सटेंशियल बेसिस नहीं दिख रहा। इसके चलते हमने बोल दिया है कि तमिलनाडु का जो वानियार इंटरनल रिजर्वेशन था फॉर द इन दी मोस्ट बैकवर्ड एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज रिजर्वेशन, उसको हम स्टक डाउन करते हैं। मूविंग फर्दर, सो कल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने मुलाकात करी नरेंद्र मोदी से, और बातें बहुत ज्यादा थी, उन्होंने पूरा मेमोरेंडम भेजा है, बट कुछ मेजर बातों पे बात हुई है। एंड टू मेजर थिंग्स आर, द फर्स्ट थिंग दे हैव डिस्कस कि तमिलनाडु को परमिशन मिल जानी चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो एसेंशियल आइटम्स सप्लाई कर सकें, ड्रग सप्लाई कर सकें फॉर दी श्रीलंकन तमिलियंस, क्योंकि श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, तो वहां के बहुत सारे लोग जो है ना वो गलत तरीके से इंडिया में आ जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए हम उनको एसेंशियल आइटम्स, ड्रग्स, ये सारी चीज सप्लाई करें। और दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि डायरेक्टली मोदी जी इंटरवेंशन करें अबाउट टू फाइंड अ वे कि जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स है जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे मेडिकल एजुकेशन, उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या उनको इंडिया में ही मेडिकल एजुकेशन देना चाहिए, इसका प्रावधान लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। इस चीज को लेकर M.K. स्टालिन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। बाकी और भी चीजों पे हुआ, मेट्रो को लेकर हुआ, आपके आपके न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर हुआ, आपके GST कंपनसेशन को लेकर हुआ, बहुत सारी चीजों को लेकर हुआ। बाकी दो मेजर चीजें जो बात हुई हैं। मूविंग फर्दर ऑन द स्टेट न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है फ्रॉम दी मद्रास हाई कोर्ट। इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अबाउट, हुआ क्या कि तमिलनाडु में इन दी कैपिटल सिटी ऑफ चेन्नई
वहां पर बहुत ज्यादा अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी दिखते तो ऑल ओवर इंडिया में कि यंगस्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत नेग्लिजेंटली और रैशली तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्पीड अप करते हैं, जिससे अदर मोटरसाइकिलिस्ट को प्रॉब्लम्स होती है, रिस्क बढ़ जाता है, उनकी लाइफ इन डेंजर में जा सकती है। तो हुआ एक केस ऐसे ही था, एक लड़का था, वो तेज मोटरसाइकिल चला रहा था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, केस फाइल हो गया फॉर दी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। एंड मद्रास हाईकोर्ट ने एक छोटी सी बात बोली, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको रिलीज कर देंगे, बट आई गिव द डायरेक्शन कि आप ट्रॉमा केयर सेंटर जो है, एक मेडिकल कॉलेज है मद्रास में ही, चेन्नई में ही, आप उस मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर सेंटर पर 30 दिन तक जाएंगे, असिस्ट करेंगे उस ट्रॉमा सेंटर के वार्ड बॉय को, और हर दिन अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे 30 डेज तक। तब जाके आपको पता लगेगा कि कैसे केसेस आते हैं, रोड एक्सीडेंट से होता क्या है, फैमिलीज कितनी डिवास्टेटेड हो जाती हैं। ये ऑर्डर दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। मतलब ऐसे ऑर्डर कभी कभी देते हैं जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसे ऑर्डर्स दे देते हैं। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, बायोकॉन। बायोकॉन देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है ये, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बायोकॉन। और इनकी इसकी जो चीफ है किरण किरण मजूमदार शॉ, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि अभी कर्नाटका में ना कम्युनल एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, एक मुस्लिम्स हिंदूज को देख, मुस्लिम्स अलग है, हिंदूज अलग है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ द हिजाब रो। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर वसवराज बोमई से, उन्होंने बोला है कि देखो कर्नाटका में देखा जाए ना, कर्नाटका में आईटी कैपिटल है, कर्नाटका में फार्मास्यूटिकल एक तरीके से बहुत बहुत बड़ा बेस है, बायो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा बेस है, आईटी का बहुत बड़ा बेस है। लेकिन अगर ऐसा कम्युनल एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा तो हमारी जो ग्लोबल लीडरशिप है आईटी में और बायोटेक्नोलॉजी में, वो डैमेज हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो कम्युनल एक्सक्लूजन देखने को मत करिए, ज्यादा रिलीजियस डिवाइड मत करो, आपको एक साथ रहना है, तब जाके हमारा स्टेट जो है आईटी में और बीटी में, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ग्लोबल लीडरशिप की अपनी पोजीशन मेंटेन करके रख सकता है और भी आगे जा सकता है। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्यारी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ने लास्ट ईयर इन द ईयर 2021 एक एक्ट पास किया था, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज डैम सेफ्टी एक्ट। अब डैम सेफ्टी एक्ट बोलता क्या है पहले वो समझ लो। डैम सेफ्टी एक्ट है ना, वो दो बॉडीज को सेटअप करेगा, और दो बॉडीज क्या है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, एंड दूसरी बॉडी का नाम क्या होगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है। अब कमिटी का जो काम है, कमिटी का काम है पॉलिसी को फ्रेम करना, पॉलिसीज बनाना, कि भाई डैम सेफ्टी को लेकर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। और सेफ्टी नॉर्म्स को स्पेसिफाइड करना। ठीक है। और अथॉरिटी का काम क्या होगा, जो पॉलिसीज बन गई, जो सेफ्टी नॉर्म्स रिकमेंड किए गए बाय द कमिटी, उसको इंप्लीमेंट करना, ये काम होने वाला है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा किन डैम्स पे, जहां पर डैम्स जो है डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड डैम्स कहां पर होते हैं, जहां पर इंटर स्टेट डैम्स हो, जैसे कि मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम क्या है, केरला में, बट अथॉरिटी किसकी चलती है, तमिलनाडु की। सो ऐसे डैम्स पर इन दो बॉडीज का काम रहेगा, जहां पर डैम्स के इश्यूज एमिकेबली रिजॉल्व नहीं हो रहे अमंग दी स्टेट, तब ये डैम सेफ्टी एक्ट प्ले में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि डैम सेफ्टी एक्ट जो है ना, मुल्ला पेरियार डैम के डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। अब यहां पर दोनों ही स्टेट जो है ना परेशान हो जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों स्टेट की पावर कर्टेल हो जाएगी मुल्ला पेरियार डैम को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल हो जाएगा। ठीक है। मूविंग फर्दर, सो इन्वायरमेंट से हमारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट्स अबाउट के इंडिया में ना दो टाइप की डॉल्फिन्स मिलती हैं। एक होती है रावटी डॉल्फिन्स, जो कि चिल्का लेक और आपके बैरकेश वाटर में मिलती हैं। बैरकेश वाटर मतलब जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों है, ओशन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों होता है। जैसे कि चिल्का लेक, तो चिल्का लेक बैरकेश वाटर जहां पर मतलब मिक्सिंग मिक्सिंग है, फ्रेश वाटर का भी मिक्सिंग है क्योंकि वहां पर आपकी महानदी रिवर जाती है, और दूसरा ओशन भी है, बे ऑफ बंगाल भी है, तो सॉल्ट वाटर भी है, तो उसको बोलते हैं बैरकेश वाटर। तो बैरकेश वाटर में जो डॉल्फिन्स हैं इंडिया में, उसको बोलते हैं रावड़ी डॉल्फिन्स, और इंडिया में फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स भी हैं।
गंगा में मिलती हैं, उनको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन्स। बाकी इंडस में भी है, इंडस रिवर में भी बोलते हैं, इंडस डॉल्फिन भी होती है। बट दो मेजर टाइप ऑफ डॉल्फिन्स है इंडिया में, एक फ्रेश वाटर जिसको गैंगेटिक डॉल्फिन्स, और आपकी इरावदी डॉल्फिन्स जो कि चिल्का लेक। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों डॉल्फिन्स में? अगर आप देखोगे ना तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती है ना, वो उनका एक तरीके से बॉटल नेक होता है, बट बोल सकते हैं कि ये या उनकी 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 एक तरीके से चोंच होती है, ये बोल सकते हो अगर आप, है ना? उन डॉल्फिन्स की, गैंगेटिक डॉल्फिन्स की उनकी चोंच होती है, एंड पतली सी चोंच होती है, जैसे कि कैसे बोल सकते हैं, ट्यूब की तरह होता है। एंड दैट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टीथ, शार्प टीथ होते हैं। वहीं इरावदी डॉल्फिन जो होती है बॉटल नेक होता है, मतलब उनकी उनका उनका माउथ एक तरीके से लॉन्ग नहीं होता, एक राउंड होता है, ठीक है, बॉटल नेक की तरह होता है, ठीक है, जैसे कि ये रहा। सो दिस इज दी व्हाट दिस इज दी इरावदी डॉल्फिन्स। तो इरावदी डॉल्फिन्स ऐसी होती हैं, अगर हम अपन ड्रॉ करके देखें तो इरावदी डॉल्फिन्स ऐसी होंगी। दिस इज इरावदी डॉल्फिन्स, ऐसा रहेगा, ठीक है। और गैंगरी डॉल्फिन कैसी हो जाएंगी? ये बस, ये गैंगटिक डॉल्फिन्स हो गए। तो जो हम डॉल्फिन्स देखते हैं, इमेजिन करते हैं, वो गैंगटिक डॉल्फिन्स है। अगर आप ये चीज हटा दो तो क्या बन जाएंगी? रबड़ी डॉल्फिन्स, क्योंकि ये बॉटल नेक की शेप में बन गया। तो यही बताया गया कि चिल्का लेक इज अ टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रबड़ी डॉल्फिन्स है, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा लेक भी है वो। एंड इस चीज को लेकर बताया गया कि अभी सर्वे किया गया बाय दी स्टेट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ डिविजन, एंड यही बताया गया कि चिल्का लेक में ना इरावदी डॉल्फिन्स में डिप आया है, रिड्यूस हुई है। लेकिन ओवरऑल इन द स्टेट ऑफ ओडिशा डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। अब उसका रीजन बताया गया कि स्टेट में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज वैसे हुई है क्योंकि हमने हाई साइटिंग रखी है इन दी मैनग्रूव वाइल्ड लाइफ डिवीजन पे, इन दी राजनगर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, जिसके चलते अराउंड 200 डॉल्फिन्स का इंक्रीमेंट आया है इन अ सिंगल ईयर, ये चीज बताया गया। लेकिन हाँ, आपका चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन्स में डिप आया है। मूविंग फर्दर, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि फ्रॉम द 2 अप्रैल जितने भी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन सबको लिफ्ट आउट कर दिया जाएगा। अब 2 अप्रैल क्यों है भाई ऐसा इंपॉर्टेंस? क्योंकि उस दिन गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट करते हैं, एंड गुड़ी पड़वा इज समथिंग महाराष्ट्रियंस के लिए वो न्यू ईयर है, ठीक है। जैसे हमारे लिए संक्रांति होती है, वैसे ही महाराष्ट्रियंस के लिए, देखो इंडिया में ना एक तो न्यू ईयर होता है, अपन जॉर्जियन कैलेंडर पे जाएं, या जिसको हम जॉर्जियन कैलेंडर के साथ ये भी बोल सकते हैं आपका सीजर कैलेंडर। 1 जनवरी इज अ न्यू ईयर। बट हमारे यहाँ कैलेंडर्स जो हैं वो एक तरीके से डिफरेंट कैलेंडर्स से, जैसे हमारे इंडिया में जैसे नेशनल कैलेंडर है शाका कैलेंडर, लेकिन बहुत सारे लोग विक्रम संवात को मानते हैं, शाका संवात को मानते हैं। तो हर किसी के डिफरेंट कैलेंडर्स हैं, है ना, उनके अपने, क्योंकि एंशियंट टाइम से चला आ रहा है वो चीज। क्योंकि भाई अब सीजर कैलेंडर तो 180 पे आया और यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा जो इंडिजिनियस कॉन्सेप्ट है और जो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है वो शाका पे है या विक्रम संवात पे है। तो हम लोग अपने हिसाब से न्यू ईयर और अदर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो बताया वही गया कि जैसे नॉर्थ इंडिया में जाओगे, हिंदी बेल्ट में, तो संक्रांति हम लोग बोलते हैं संक्रांति इज अ न्यू ईयर। पंजाब में जाओगे तो लोहड़ी इज अ न्यू ईयर। हार्वेस्ट सीजन पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही महाराष्ट्र में ना गुड़ी पड़वा महाराष्ट्रियंस के लिए न्यू ईयर होता है, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। मूविंग फर्दर, सो कल हमने पढ़ा था कि कल कैलकाटा हाईकोर्ट के एक जज ने लेटर लिखा था टू द कैलकाटा हाईकोर्ट के सीजे एंड इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एंड इट्स अबाउट कि हम मेरे हाथ बांधे जा रहे हैं। मैं जो ऑर्डर देता हूं उन ऑर्डर को एक तरीके से ओवरटर्न कर दिया जाता है बाय द हायर बेंच। इस चीज को लेकर कल कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि भैया आपने जो जजमेंट दिया था, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन द करप्शन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ्स। उस चीज को लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। मूविंग फर्दर, या एडिटोरियल में आज हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक टेक्स्ट एक्सप्लेनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दीज एडिटोरियल जो पढ़ते हैं, फर्स्ट वन, इट्स अबाउट दिस इज क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है।
हमने बाकी पढ़ा बहुत है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को लेकर के प्राइवेसी ब्रीच होगी और बहुत सारी चीजें होंगी, बट इस एडिटोरियल में ना 3 नए कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आ रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या और ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं अगर ये बिल पास होता है तो। ठीक है क्या? सबसे पहले ऑथर ने यही स्टार्ट किया कि सबसे पहले तो उन्होंने यही समझाया कि भाई कैसे कैसे पास हुआ, रीजन, ये सारी चीजें वो हमें नहीं पढ़ना है। अब ऑथर ने बोला कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और इस बिल के थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऑथर का कहना है कि इस बिल का जो एम है, द एम ऑफ द बिल इज टू रिप्लेस द कॉलोनियल एरा एक्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, है ना? क्योंकि उसमें बहुत सालों से बात चली आ रही थी कि इसमें अमेंडमेंट लेके आना है। इवन 1918 से बात चली आ रही है। 87th लॉ कमीशन जो बनी थी उसने सजेस्ट किया था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने के एक जजमेंट में सजेशन आया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा में कि हमें मेजरमेंट जो है इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 उसकी डेफिनेशन को हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, चेंज करना होगा। और इस मेजरमेंट मतलब जैसे कि अगर आप प्रिजनर बन के जाओगे, अभी क्या है, आपका हाइट ली जाएगी, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपके लेग प्रिंट्स लिए जाएंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स, हैंड फिंगरप्रिंट्स और लेग फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, तो सारी चीजें ली जाएंगी। तो ये मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट की डेफिनेशन को एक्सपेंड करने की बात चल रही थी, है ना? 1980 से बात चली आ रही है और अब जाकर ये चीज इंप्लीमेंट होगी बाय दिस बिल जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, है ना? इसी पर्पज से ये बिल लाया गया कि मैनेज जो मेजरमेंट की डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया जाए। अब ऑथर ने बोला कि हमें 3 प्रॉब्लम्स है इससे, 3 प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं। पहला उन्होंने प्रॉब्लम बताया, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम समझते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहली प्रॉब्लम उन्होंने बोली द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि अगर आप मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? एनालिसिस करना, आपकी हाइट देखना, आपकी बॉडी क्या है, वेट, ये सारी चीजें मेजरमेंट है। बट मेजरमेंट की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो मेजरमेंट की डेफिनेशन में अब आइरिस और रेटाइना स्कैन भी इंक्लूड हो गया, आपका बायोलॉजिकल सैंपल्स लेना भी इंक्लूड हो गया, आपका बिहेवियर भी, बिहेवियर क्या है आपका वो भी इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स। तो देखा जाए तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन को ना एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रियलिटी में मेजरमेंट की डेफिनेशन होती क्या है? फिजिकल मेजरमेंट, अगर हम यही देखें तो, है ना? कोई फिजिकल मेजरमेंट के अलावा मेजरमेंट की डेफिनेशन कुछ होती नहीं है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही दिख रहा है मेजरमेंट को लेकर। और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस क्या करती है, आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था 2018 में। मेन रीजन ये था कि भाई चाइल्ड किडनैपिंग हो जाती है ना, उस चीज को रोकने के लिए। तो जो ऑफेंडर्स हैं, प्रीवियस ऑफेंडर्स हैं, उनके ऊपर सर्विलेंस रखना, तमिलनाडु भी यूज करता है। तो ऐसे 2 स्टेट्स फेशियल रिकॉग्निशन यूज करते हैं और आप भी यूज करोगे फेशियल रिकॉग्निशन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी जो है ना वो मास सर्विलेंस रखेंगे बहुत लोगों के ऊपर, जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम उन्होंने बताई, पहली प्रॉब्लम मेजरमेंट से रिलेटेड है। दूसरा जो उन्होंने प्रॉब्लम बताया, उन्होंने बोला कि अभी का जो लॉ है वो लॉ क्या परमिट करता है, अभी एग्जिस्टिंग लॉ है कि भाई पुलिस के पास और प्रिजन ऑफिसर्स के पास राइट है कि वो पर्सन के, जो अरेस्टेड पर्सन है और मिनिमम जो उसका कन्विक्शन है वो 1 साल से ज्यादा हो इम्प्रिजनमेंट, तब जाके आप उसका मेजरमेंट लोगे। और पैरेलल पावर जजेस को भी मिल रखी थी। अब वो पैरेलल पावर क्या थी कि जजेस के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि फॉर दी इन दी हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट मिली हो या ना मिली हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जज ऑर्डर दे सकता है कि भाई इन दी हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप उसका मेजरमेंट ले लो, उस पर्सन का मेजरमेंट ले सकते हो। ऑथर ने बोला कि इस बिल के थ्रू पावर को एक्सपेंड किया गया, लेकिन किसकी पावर को? पुलिस की और प्रिजन अथॉरिटीज की पावर को एक्सपेंड किया गया, ना कि जुडिशियल पावर को एक्सपेंड किया गया। ठीक है, जुडिशियल पावर को एक्सपेंड किया गया। और ऑथर ने यह बोला कि पहले तो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। पहले रिस्ट्रिक्शन क्या था कि भाई आप कन्विक्टेड पर्सन का ही मेजरमेंट लोगे, लेकिन अब क्या है, अब सारे लोग, सारे पर्सन, इंक्लूडिंग जिनको अरेस्ट भी किया गया, जिन्होंने, मान के चलो, जिन्होंने अगर मास्क नहीं पहना है, जिन्होंने मास्क या फिर ट्रैफिक वायलेशन कर दिया और उनको 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा, उनके ऊपर केस चल रहा है, उन लोगों का भी मेजरमेंट लिया जाएगा। तो ये यहां पर गलत है, लॉजिकली गलत हो रहा है कि आपको अगर मेजरमेंट लेना है कन्विक्टेड पर्सन का लो,
आप ऐसे पर्सन को क्यों ले रहे हो? बाकी आपने बाद में प्रोविजन जरूर डाला है कि भाई के अगर वो एक्विट हो गया तो हम उसके मेजरमेंट को डिलीट कर देंगे, लेकिन डिलीट हो नहीं सकता। वो चीज उन्होंने थर्ड एरिया में बताई है। उन्होंने खुद बोला, उन्होंने बोला कि आप मेजरमेंट लोगे, मेजरमेंट लोगे तो आप वो डेटाबेस रखोगे। डेटाबेस कहां रखोगे? आप गैदर कहां करोगे? एनसीआरबी के पास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, जो कि 75 ईयर्स तक रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ विल दीज रिकॉर्ड विल बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम एक्सेप्ट थ्रू सर्वेलेंस। आप कैसे क्राइम को प्रिवेंट करोगे? हमें ये बताओ। अगर आपने डेटा रख लिया और ये मान के चलो दिल्ली में क्राइम हुआ है ना, दिल्ली में क्राइम हुआ, और दिल्ली में अगर आप क्राइम कर रहे हो और आपका मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, और मान के चलो आपने वो क्राइम रियलिटी में नहीं किया गया था, आप एक्विट हो गए, और अगर जो आपने दिल्ली में क्राइम करने वाले थे वो आप कहां कर रहे हो? केरला में क्राइम कर रहे हो, तो फिर आप कैसे क्राइम को प्रिवेंट कर रहे हो? हम मैंने तो दूसरे स्टेट में किया या दूसरी जगह कर दिया। अब तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट डेटा शेयर करेगी, है ना, आपके मेजरमेंट को शेयर करेगी डेटा, और अगर डेटा शेयर करेगी तो जो उसका वादा था कि हम लोग 75 ईयर्स तक डेटा रखेंगे उसके बाद डिलीट कर देंगे, या फिर अगर आप एक्विट होते हो तो हम डेटा आपका डिलीट कर देंगे, वो चीज डिफीट हो जाएगी। आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, क्योंकि आपका डेटा जो है वो हर जगह शेयर किया जाएगा। और इंडिया में ना, इवन अभी जो डेटा रखता है, एनसीआरबी के पास डेटा रहता है, और डेटा रखने का उनके पास एक सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। वो विदाउट एनी क्लियर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, कोई राइट नहीं है गवर्नमेंट के पास, या कोई राइट से या किसी लॉ से ये कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। अगर चैलेंज कर दिया गया तो सिस्टम शायद सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज कर दिया सिस्टम तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर ऑथर ने बोला है कि भाई आपका डेटा शेयर होगा, और शेयरिंग ऑफ योर डेटा विल ब्रीच द फंडामेंटल राइट, विल ब्रीच द मेन जजमेंट दैट इज पुट टू स्वामी। ओके, देन फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि वो ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट। तो ऑथर का यही कहना है कि देखो, जब भी प्राइवेसी ब्रीच होती है तो हमें गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आपकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोला है। Moving further towards the next editorial, that's about an opportunity to repolish India-Nepal ties. तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, मिस्टर देवबा, शेर बहादुर देवबा, अभी भी रिसेंटली बने हैं, उनको मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, लास्ट ईयर ही बने थे प्राइम मिनिस्टर। केपी शर्मा ओली को उन्होंने रिप्लेस किया था। वो अभी इंडिया की विजिट पर आएंगे, और ऑथर का यही कहना है कि भाई नाउ दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ इंडिया एंड नेपाल कि वो अपने टाइज को फिर से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली के टेन्योर में ना इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में थोड़ी सी बिटरनेस आई थी। अब उस बिटरनेस को स्वीटनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है, ये इस विजिट पे पता लग जाएगा। ठीक है, ऑथर ने बोला, सबसे पहले ऑथर ने यहां पर बताया कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स। देखो, ऑथर का ये कहना है कि अभी यूएस का एक तरीके से पैक्ट है, दैट इज मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, जो कि ग्रांट देता है, पैसा देता है कंट्रीज को कि वो अपने आप को रिवाइव कर सकें, जो स्मॉल कंट्रीज हैं या फिर ऐसी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं, बट अभी वहां पर थोड़ी सी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, जैसे कि अभी श्रीलंका में ऐसे हेल्प करता है। तो वैसे ही अभी एमसीसी ग्रांट के थ्रू आपका आपका नेपाल को अराउंड $500 मिलियन मिला था, यूएस का ग्रांट मिला था। लेकिन चाइना ने इस चीज का बहुत अपोज किया, बहुत अपोज किया, सोशल मीडिया कैंपेन किए, बहुत चीज अपोज करी, लेकिन इंडिया बहुत शांत रहा। तो इंडिया का इससे पता नहीं लग रहा, इंडिया का स्टैंड पता नहीं लगा कि इंडिया यूएस के ग्रांट के अपोज में था या फिर चाइना के फेवर में था, या चाइना के अगेंस्ट था, या यूएस के फेवर में था, इसे पता नहीं लगा। तो इंडिया बहुत शांत रहा, जो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन इस पर इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन ऑथर ने बोला है कि अभी अभी देवबा जी, शेर बहादुर देवबा अभी इंडिया की विजिट पर आएंगे, तो हमें 3 प्रायोरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमें पावर ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करना पड़ेगा नेपाल के साथ। अब क्या है, अभी इंडिया जो है ना नॉन रिन्यूएबल की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, सॉरी रिन्यूएबल की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें सोलर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट पे फोकस करना होगा। तो इंडिया सोलर प्लांट तो बना सकता है, लेकिन इंडिया की जो जरूरत है वो सोलर प्लांट से फुलफिल नहीं हो सकती। फुलफिल किससे हो सकती है? हाइड्रो पावर प्लांट से, और हाइड्रो पावर प्लांट नेपाल में है। तो इंडिया को ना पावर ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा नेपाल से कि इंडिया का जो डिमांड है
एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो फुलफिल हो जाए। बाकी सोलर एनर्जी से फुलफिल नहीं हो पाएगी, आपको हाइड्रो पावर की जरूरत पड़ेगी। या तो इंडिया ये करे कि खुद अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए। अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा तो इंडिया को एक तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट से गुजरना होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा, बहुत बिलियंस ऑफ पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने नेपाल के साथ टाई अप कर लिया तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, पहला प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी है कि ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट को लेकर उन्होंने बोला कि नाउ पहले गुड्स एंड पेमेंट जो थे ना, अभी ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, जो जैसे चले आ रहे थे इंडिया नेपाल के बीच में, कैश में हो रहा है, सारी चीजों में हो रहा है। लेकिन अब पीरियड चेंज हो गया, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे आना चाहिए, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बोथ साइड से स्ट्रेंथन हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और ट्रेड इन ट्रांजिट दिखेगा, गवर्नमेंट को दिखेगा कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है इंडिया से ट्रेड करने पे या नेपाल से ट्रेड करने पे। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर ऑथर ने बोली है कि बाइलेटरल प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो अभी साइन होना है, जो साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसको और अटेंशन देना फ्रॉम द नेपाल साइड। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्टेल्स जो हैं, बिजनेस कार्टेल्स हैं, वो इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के लोग नेपाल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो नेपाल के इंडिजीनियस बिजनेसमैन हैं और कार्टेल्स हैं, उनमें एक तरीके से कंपटीशन बढ़ जाएगा और उनका बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है। इस चीज को लेकर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं नेपाल में, वो इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में है। तो ये दिव्या की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, शेर बहादुर दिव्या की, कि वो ट्रस्ट जनरेट करें अपनी ही जनता के सामने कि भाई इस एग्रीमेंट से नेपाल को प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, ना कि आपका बिजनेस में डाउनफॉल में जाएगा। ये चीजें करनी है। ओके, फिर बाद में ऑथर ने यही बोला है कि दिव्या की, जो शेर बहादुर दिव्या है, उनका यही काम रहने वाला है अभी, कि उनको क्लियर रखना पड़ेगा कि हम इंडिया के साथ में हैं, इंडिया के साथ हम काम करने के लिए रेडी हैं, बट हम चाइना और यूएस से रिलेशंस खराब नहीं करेंगे अपने। ये चीज यहां पर ऑथर ने लिखी है। मूविंग फर्दर on the text and context, so it's about the demand for restoring old pension scheme. देखो समझ लो, अभी क्या एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम है, पहले क्या थी, और अभी लाने की बात क्यों हो रही है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात क्यों हो रही है, वो चीज समझो। बाकी फिर आप खुद पढ़ना। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ने की चीज है। देखो, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया, तो एक नई पेंशन स्कीम लेके आए थे। और नई पेंशन स्कीम क्या बोलती थी, वो समझने के लिए पहले ओल्ड समझो। होता क्या था, पेंशन मिलना। अब पेंशन मिलती किसको है, जो रिटायर हो जाते हैं। तो होता क्या था कि भाई 2004 के पहले पहले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो लोग रिटायर होते थे। रिटायरमेंट के बाद उनको लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती थी, मान के चलो आई एम गोइंग टू रिटायर ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, तो दिसंबर 2021 की जो मेरी मंथली सैलरी होगी, है ना, उसका 50% जो है वो मुझे मंथली मिलता था इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन, और वो पैसा पूरा का पूरा गवर्नमेंट बेयर करती थी। लेकिन 2004 में ये स्कीम को रिमूव कर दिया गया और नई स्कीम लाई गई, और नई स्कीम बोलती थी कि देखो अब होगा क्या, कि हर महीने हर एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 50-50। जैसे कि मान के चलो मेरी सैलरी 1000 रुपए है, तो 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा, 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा, और 20 रुपए हर मंथली आपके सेव किए जाएंगे। और एट द एंड ऑफ योर सर्विस, मतलब रिटायरमेंट के समय, आपका जो पैसा है वो इकट्ठा नहीं मिलेगा, 40% इकट्ठा मिलेगा, बाकी 60% जो अमाउंट है वो आपको मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। सॉरी, 60% आपको इकट्ठा मिल जाएगा और 40% जो है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर एट द एंड ऑफ द योर सर्विस, मान के चलो पैसा जो इकट्ठा हुआ आपके कंट्रीब्यूशन से और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से 1000 रुपए हुआ, तो उसका 600 रुपीज जो है वो आपको इकट्ठा मिल जाएगा, और 400 रुपीज जो है वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू दिया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन। ये स्कीम था। अब ये स्कीम आई क्यों थी, नई स्कीम 2004 में, कि भाई गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। ठीक है, अब हुआ क्या कि अभी बहुत जगह बात चल रही है, इवन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो चुका है कंफर्म, कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आ जाएगी, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा।
ओके। और अभी यूपी में बात चल रही थी, अगर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आ जाती तो उनके मैनिफेस्टो में यही था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट आई नहीं। ओके, ये चीज़ बताया गया। तो एक तो यही पढ़ना है जो कि पूरा यही एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने बताया ना अभी पूरा, वो ये पूरा एक्सप्लेन है। यहाँ बताया गया कि ओल्ड स्कीम क्या है, ये बताया गया कि अभी एग्जिस्टिंग स्कीम क्या बोलती है, और यहाँ जो बताया गया वो ये बताया गया कि अभी कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है पेंशन को लेकर। सो अभी जो है वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि अभी 2013 में एक पीएफआरडीए एक्ट से ही सेटअप हुआ था। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एंड जजमेंट इट्स अबाउट कि हुआ क्या कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, एंड आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। तो कुछ बच्चे थे, कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी स्टूडेंट्स, आगरा में सेलिब्रेट करने लगे पाकिस्तान की विक्ट्री को। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हाई कोर्ट ने कल उनको बेल ग्रांट कर दी। उन्होंने बोल दिया कि देखो, हमारी जो यूनिटी है ना, कोई बैम्बू की तरह नहीं है कि कहीं भी बैंड हो जाएगी, नहीं। हमारी यूनिटी किसी कोई स्लोगन से, किसी के स्लोगन से खराब नहीं होने वाली है। हमारी यूनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके चलते उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स को बेल ग्रांट कर दी है। मूविंग फर्दर, सो कल पार्लियामेंट में, एक लोकसभा में स्पेशली, हुआ क्या, बीजेपी और कांग्रेस के मेंबर्स के बीच में एक तरीके से आर्ग्यूमेंट चले, स्पीचेस चले, एंड इट्स अबाउट, क्योंकि कल सोनिया गांधी, कांग्रेस की चीफ ने मनरेगा को लेकर बहुत सारी बातें करी। उन्होंने बोला कि देखो, मनरेगा का एक तो बजट कट डाउन कर दिया गया बाई 35%, एलोकेशन कट डाउन किया गया, और आप जो पेमेंट है वो डिले कर रहे हो। इस चीज को लेकर कांग्रेस के मेंबर्स और बीजेपी के मेंबर्स के बीच में एक तरीके से डिबेट, एक एक हार्श आर्ग्यूमेंट देखने को मिले इन द पार्लियामेंट। सो एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर बेसिकली इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स की इवेंट में स्पीच दी उन्होंने। एंड स्पीच में उन्होंने सिंपल सी बात बोली। उन्होंने बोला कि अभी कैंपेन जो है ना, वो इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन चल रहा है कि भाई इंडिया रशिया के साथ ऑयल ना खरीदे। उन्होंने बोला क्यों ना खरीदे, यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, बहुत ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, इवन सैंक्शंस लगाने के बाद भी, अब तब भी खरीद रहे हैं। उन्होंने पेपर में बोल दिया हम नहीं खरीद रहे, रियलिटी में खरीद रहे हैं। तो आप खरीद रहे हो, इवन दो आप मना कर रहे हो कि हम नहीं खरीदेंगे, हमने तो डायरेक्टली मना भी नहीं किया, हम क्यों नहीं खरीदे। तो इट्स अ ट्रेड, जहां आपको सस्ता मिलेगा वहां आप लोग हैं, वही चीज हम कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इंडिया जो है क्लाइमेट रेफ्यूजीज को लेकर प्रिपेयर्ड है पूरे तरीके से। ये चीज उन्होंने बोली है। पॉलिटिकल न्यूज है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सो इट्स अबाउट दी कि कैसे हम लोग कोल एमिशंस को लेकर टैकल करने वाले हैं। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे जो पोल्यूशन जनरेट होगा, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि वी आर रेडी, कि हम लोग क्लाइमेट के जो पोल्यूशन से एमिशन है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बना ली है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो कोविड-19 में कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो थे एग्जाम नहीं दे पाए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो पॉजिटिव निकल पाए, उनके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर 2 हफ्तों में आप जो है प्ली को सुन लो, खत्म कर दो। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एंड द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज फास्टर। फास्टर इज एन एब्रीविएशन ऑफ फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब ये है क्या, होता क्या है कि हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को। मान के चलो ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, है ना, मेरे ऑर्डर मेरे फेवर में आया या अगेंस्ट में आया, तो भाई मैं पार्टी हूं उस केस का। लेकिन मुझे उस ऑर्डर मिलने में बहुत हफ्ते लग जाते थे, क्योंकि हार्ड कॉपी मिलनी होती थी। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इशू कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि दैट प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड बाय दी कोर्ट ऑफिशियल्स, एंड कोर्ट ऑफिशियल जो है ना, वो सॉफ्ट कॉपी में आपको, जो पार्टीज हैं, उनको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे ऑन अ सेम डे। ये चीज उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो वर्ल्ड न्यूज, इट्स अबाउट श्रीलंका। सो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका मेन रीजन है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि इसेंशियल गुड्स में शॉर्टेज आ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पावर को कट डाउन कर दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर को कट डाउन कर दिया गया कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बचा सके। इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे के रेसिडेंस पर। और उन्होंने वॉइस रेज करी है कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो।
सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।